हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी हमारे वर्कशॉप में आई है वो है पल्सर की BS6 150 BS6। गाड़ी में प्रॉब्लम था, क्रैंक में प्रॉब्लम था, काफ़ी आवाज़ कर रही थी क्रैंक में। गाड़ी ऑयल कंज्यूम कर रही थी, धुआं भी मार रही थी और एक तरह से टिक 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 सा नॉइज़ भी था। तो हमने इसका पूरा इंजन अभी खोल लिया है। आप लोगों का टाइम पास मैंने करना सही नहीं समझा, क्योंकि खोलना तो सबको मालूम है कि कैसे खोलना है इसको। अब हम ये देखते हैं कि पल्सर BS6 के अंदर में डिफरेंसेस क्या है। आप सभी को मालूम है कि पल्सर के अंदर में इंजन जो है कॉमन रहता है, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पल्सर BS6 के अंदर में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं। तो अब जो इंजन हम लोग आज बनाने वाले हैं, जब असेंबल करूंगा तो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि पल्सर जो 150 जो पहले की जो मॉडल थी और अभी के मॉडल में क्या छोटे छोटे चेंजेस है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर बनेगी, पर पल्सर BS6 150 के ऊपर में पूरी कंप्लीट एक वीडियो बनेगी जो आपके काम की रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसकी जो असेंबलिंग का एक वीडियो पूरी तरह से शुरुआत करता हूं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास में अब सामान क्या क्या है। हमने क्रैंक बना लिया है यहाँ पे कंप्लीटली। ब्लॉक पिस्टन हमने न्यू लिया है, ओरिजिनल कंपनी का ही। यहाँ पे 2 स्पार्क प्लग है, यहाँ 2 स्पार्क प्लग है और साथ में एनाबॉन्ड है जो सॉल्यूशन ट्यूब। वॉल सील लिया गया है। पैकिंग किट हमारे पास में है। क्लच प्लेट है हमारे पास में। क्लच सेंटर और क्लच हब जो है दोनों नया डाल रहे हैं हम लोग। ऑयल पंप ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। और साथ में जिसके साथ में जो हम लोग इंजन ऑयल ले रहे हैं और ऑयल एडिटिव भी रख रहे हैं। तो इतने सारी चीज़ों को हम लोग असेंबल करेंगे। टाइमिंग चेन फ्रेंड्स हम लोग न्यू डाल रहे हैं, कंपनी का ही ओरिजिनल है। जेन्युइन पार्ट हमने यूज़ किया है और इसको अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे असेंबल करना है और कहाँ छोटे छोटे चेंजेस है। तो उस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चेंबर जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। दोनों चेंबर अच्छी तरह से क्लीन कर देने के बाद में सबसे पहला प्रॉब्लम, अभी आप लोग समझ सकते हैं कि रेनी सीजन चालू है तो बहुत जल्दी थोड़ा सा भी पानी लग जा रहा है तो ऐसे जंग टाइप का आ जा रहा। ये करोजन को निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग जब ऑयलिंग कर लेंगे तो ये सब चीज़ें निकल जाएगा। तो चेंबर पूरी तरह से हमारा क्लीन है, इंजन पूरी तरह से क्लियर कर लिया हमने। अब चलिए सबसे पहले बेरिंग को ऑयलिंग कर लेते हैं। तो बेरिंग को यहाँ पे ऑयल करना सबसे पहले हमारे लिए मस्ट है। तो बेरिंग को ऑयलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। सीट्स को भी हम लोग बना लेते हैं। हल्की से जो बेरिंग की जो शीट है इसके ऊपर भी हल्का ऑयल लगाना अपना ना भूलिए, क्योंकि बेरिंग जब बैठता है तो इजीली फिट हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे भी हल्का ऑयल लगा लेंगे। अब आगे का पोर्शन है हमारा गियर बॉक्स का। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले मेन शाफ्ट से। जो क्लच बॉक्स में की तरफ में जो शाफ्ट निकलता है तो इसमें गिर जाने वाले जो गियर्स थे और वॉशर्स थे मैंने निकाल लिया सिम्स को। तो अब इसको असेंबल कैसे करना है, तो ये यहाँ से गिर गया है, ठीक है। अभी मैंने हटा दिया गियर्स और सिम्स। तो सबसे पहला ये जो वॉशर है, ये इसमें देख लीजिए 2 कट वॉशर टाइप का है हल्का सा। तो ये पहले वॉशर जाएगा, उसके बाद में ये गियर है, देख सकते हैं। तो ये जो ग्रूव्स बने खांचे वाले, ये खांचे वाले के साथ में मैच होगा। तो हम खांचे वाले भाग को अंदर की तरफ लगा देंगे। बाद में फिर से एक गियर है छोटा वाला, जैसे रेगुलर इंजन में था वैसे ही है इसमें भी। ये फिर से एक गियर है, ये गियर को लगा देंगे और ऊपर से एक वॉशर है, ये यहाँ पे वॉशर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस तरह से कुछ ये मेन शाफ्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको काउंटर शाफ्ट के बारे में बता देता हूँ, काउंटर शाफ्ट का कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये है काउंटर शाफ्ट, जो कि काउंटर शाफ्ट जो चेन व्हील की तरफ में निकल जाता है। और इसके अंदर जो गिर जाने वाले पार्ट या निकल जाने वाले पार्ट मैंने निकाल लिया है। मैं आपको असेंबल करके बता देता हूँ। इसके अंदर भी कोई ऐसा मतलब अलग सा कुछ नोटिस नहीं किया मैंने। तो चलिए, इसका पहले गियर यहाँ से जब निकल गया था तो सबसे पहले ये गियर निकला था। तो गियर का ये जो ज्यादा खांचे वाला भाग है वो अंदर की तरफ जाएगा, ये देख लीजिए, ये अंदर की तरफ चला गया। साथ में अब इसके बाद जो चीज़ है वो है ये बुश। ये बुश आप देख लीजिए, तो बुश का जो कप वाला भाग है, जो उभरा वाला भाग है, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद में ये है गियर। गियर का जो अंदर जो भाग है, जो अंदर का जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ चला जाएगा और जो प्लेन वाला भाग है ऊपर की तरफ रहेगा। लास्ट में एक वॉशर है, तो ये वॉशर लग गया। तो यहाँ पे गियर इजली ये भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ देखा जाए तो ये गियर में भी कोई चेंजेस नहीं है। मैं गियर के आपको जो पोजीशन है वो बता देता हूँ, कौन सा गियर कौन सा रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने गियर को समझाने के लिए आपको जो अपना मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट, जो काउंटर शाफ्ट है, दोनों को इस तरह से पकड़ लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो सबसे बड़ा गियर है, आप देखिए ये फर्स्ट गियर है,
ये जो उससे छोटा गियर है ये सेकंड गियर है, उससे थोड़ा छोटा गियर ये थर्ड गियर है, उसके बाद में जो उससे जो छोटा गियर है वो फोर्थ गियर है, और सबसे जो छोटा गियर है फिफ्थ गियर है। तो गियर को आपने बरोबर देख लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, और इसके अपोजिट में बिल्कुल उसके सामने सामने वही गियर रहते हैं। जैसे ये फर्स्ट गियर के बाजू में फर्स्ट गियर, सेकंड गियर के बाजू में सेकंड गियर, थर्ड गियर के बाजू में ये वाला थर्ड गियर, फोर्थ गियर के बाजू में ये वाला फोर्थ गियर, और फिफ्थ गियर के बाजू में ये वाला फिफ्थ गियर। तो यहाँ आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस गियर को अब चेम्बर के अंदर में असेंबल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी तरह से गियर असेंबल हो चुका है। अब इसके जो फोर्क है और गियर ड्रम लगाते हैं। गियर ड्रम लगाने से पहले इसके जो गाले हैं, ये जो ग्रूव है जिसके अंदर में ये गियर का फोर्क चलता है, उसको अच्छी तरह से आप ऑयलिंग कर ले, ताकि गियर का जब फोर्क चलेगा इसके अंदर में नाल जो रहता है तो अच्छी तरह से स्किड हो जाए, फिसल सके इसके अंदर में, ताकि वो मूव अच्छा हो सके अंदर बाहर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फोर्क्स है, 3 नाल है। तो 2 बड़े हैं जो कि काउंटर शाफ्ट में लगता है, और एक जो छोटा है वो यहाँ के इसके मेन शाफ्ट में लगेगा। तो इसमें आप ऊपर नीचे कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 गियर फोक्स को लगा दिया है। एक मेन शाफ्ट में लगाया है, एक आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, और एक ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, जो गियर ड्रम है, जो गियर का इसका ये देख लीजिए, जो पॉइंट वाला पोजीशन है न्यूट्रल के साथ में मैच कर देंगे, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसका न्यूट्रल हमको मिल जाएगा। तो ये न्यूट्रल की पोजीशन पे हमने पिन टू पिन मैच कर लिया। अब ये जो मेन शाफ्ट वाला है उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा हमने कर लिया, दबा लिया, और ये जो है अभी ये जो है सबसे नीचे वाला अब ऊपर की तरफ ले रहे हैं हम लोग। सबसे नीचे वाला भी अभी इजीली मैच हो गया उसके गाले में, और सबसे लास्ट ऊपर वाला इसको भी मैच कर देंगे। गियर ड्रम लग जाने के बाद में अब ये 2 पिन्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला वाला पिन एक ही साइड में आएगा, और दूसरा जो ये जो कुछ ऐसे गाले टाइप का दिख रहा है वो ये साइड में आएगा, मेन शाफ्ट के साइड में। तो चलिए मेन शाफ्ट वाला पहले लगा दे रहा हूं मैं। फ्रेंड्स, सब पे ऑयल करना बहुत जरूरी है, ऑयलिंग किए सिवा आप लगाइए मत। या अब ये पिन को इधर लगा देता हूं मैं। देखिए आप इजीली अब यहाँ पे बैठ चुका है, और गियर की पोजीशन कुछ न्यूट्रल अभी इसमें है पोजीशन में। तो अब हम देख लेते हैं कि ये पूरे गियर्स लग रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये शाफ्ट को घुमा के हम लोग अभी पूरी पोजीशन चेक कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल प्रॉपर पूरे गियर गिर रहे हैं, इसके गियर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इजी मैंने गियर भी लगाया और अभी ये न्यूट्रल की पोजीशन भी ले लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे शाफ्ट घूम नहीं रहा, केवल गियर्स घूम रहे, मतलब ये न्यूट्रल की पोजीशन आ गई है। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं क्रैंक के ऊपर में। क्रैंक आप देख लीजिए, आपको देखने में तो वैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा। आप देख ही सकते हैं कि पहले जो आपका जो यहाँ जो टाइमिंग चेन की जो व्हील थी वो सिंगल में आती थी, और अब आप देख सकते हैं कि ट्रिपल में आ रही है। जैसे कि होंडा की गाड़ियों वगैरह में आती है वैसे ट्रिपल में आती है। और इसका चेन में भी फर्क है, जो टाइमिंग चेन, इसकी बेरिंग जो है 63/28 ही है, तो बेरिंग में कुछ चेंजेस नहीं है, पर यहाँ चेंजेस है। और इसकी कनेक्टिंग रॉड BS6 की बैठेगी, तो ये आपका पुराना कनेक्टिंग रॉड इससे मैच नहीं होगा। कनेक्टिंग रॉड न्यू लगेगा, BS6 का ही लगेगा। हमने इसमें कंपनी मैको का फिट किया है, ये बहुत ही रॉयल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो मैको का ही हम लोग कनेक्टिंग रॉड फिट करते हैं। तो यहाँ कनेक्टिंग में चेंजेस है BS6 में, और यहाँ पे आपके देख रहे हैं यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट की यहाँ पे जो चेन टाइमिंग चेन की जो व्हील है उसमें चेंजेस है। तो चलिए अब इसको फिट कर लेते हैं। आप शीट भी देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स, थोड़ी सी शीट में भी चेंजेस है, मैं ये बताना भूल गया था। हल्की सी शीट यहाँ पे देखिए आप उभरी हुई है। यहाँ पे पहले जो हल्की प्लेन टाइप आती थी, इसमें उभरी हुई है और एक खाचा टाइप बन गया है। तो शीट में भी थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे किया गया है। फ्रेंड्स, क्रैंक बहुत इजीली इसके अंदर में असेंबल हो गया है, काफी फ्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्रैंक का अब काम छोड़ देते हैं। रह गया यहाँ पे बैलेंसर का। अब यहाँ पे बैलेंसर जो ये आप देख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं, या पूरा चेंबर फिट होने के बावजूद भी लगा सकते हैं। तो हम इसको फिट कर लेते हैं, और साथ में जो चेंबर की पैकिंग है वो लगाने के बाद में सेंटर चेंबर को पैक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैलेंसर गियर को लगा लिया है अच्छे से। ये तो इजीली यहाँ पे फिट हो जाता है, बेरिंग में बस सीट में ही फिट होना है। अब ये पैकिंग की बारी है। तो पैकिंग में कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड, जो आपका जो और पहले की जो पैकिंग थी उसी पैकिंग से रिलेटेड, इसमें कोई चेंजेस नहीं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे की पैकिंग में चेंजेस है या नहीं, पर इस पैकिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पैकिंग लगा लिया है,
और अब चेंबर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। चेंबर को इंस्टॉल करने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से बेरिंग्स में पूरा लुब्रिकेट कर लेना है। हमने लुब्रिकेट कर भी लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके मैंने अभी बताया कि क्रैंक के चेंबर में पैकिंग में कोई चेंजेस नहीं है, पर हाँ इसकी पैकिंग में एक दो जगह चेंजेस है, मैं वो आपको बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि चेंबर में कहाँ पैकिंग में चेंजेस किया गया है। तो फ्रेंड, चेंबर लगाने से थोड़ा पहले एक लास्ट जो काम इसके अंदर का रह गया है, ये जो एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट है, ये हम थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो ड्राई स्टार्ट होती है, उसमें ये ऑयल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंजन को स्मूथ स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा वर्क करता है। और भी दूसरी कंपनियों का, मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा फ्रेंड्स, पर ये थोड़ा सा ऑयल ट्रीटमेंट डाल देने के बाद में इसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने चेंबर को लगा लिया है और इसके जो अब लेफ्ट हैंड साइड से जो क्रैंकेस के जो बोल्ट्स है उसको लगा के फिर ये जो इंजन है, इंजन को मेन स्टैंड के ऊपर में लेते हैं, जो हमारा जो इंजन बनाने का जो स्टैंड है उसके ऊपर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाता हूं आगे का पोर्शन। तो फ्रेंड्स, हमने अभी जो पहले का जो नीचे वाला स्टैंड था हटा लिया और इंजन को जो है प्रॉपर चेंबर पैक करने के बाद हमने इंजन के स्टैंड पे फिट कर लिया है। ये स्टैंड हमको बहुत हेल्प करता है फ्रेंड्स, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए भी बहुत सारे स्लॉट्स दिए हैं। तो चलिए, अब ये स्टैंड पे लग जाने के बाद हमारा काम तो आसान हो गया। अब चलिए आगे की फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले जब ये क्लच बॉक्स की शुरुआत होगी तो गियर से होगी, तो गियर की ये जो पिन और ये गियर स्टार हम लोग फिट कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, ये गियर स्टार के साथ में एक वॉशर है, ये जो डिस्टेंस बनाता है और यहाँ पे फिट होगा। ये इजीली यहाँ पे फिट हो चुका है। अब इसके साथ में एक एलन की बोल्ट फिट करना, हमको यहाँ पे एलन की बोल्ट लगा देना है। एलन की बोल्ट को टाइट कर लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये स्प्रिंग का पोर्शन है, ये जो छोटा वाला स्प्रिंग का जो मुंह है ये नीचे की तरफ जाएगा और बड़ा वाला जो है ऊपर की तरफ। तो छोटा वाला हमने नीचे की तरफ लगा लिया है और बड़ा वाला किसी टूल की हेल्प से इसको फंसा लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने ये स्प्रिंग को लगा लिया है। अब जो ऑयल पंप है बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में था, तो हमने इसकी जो स्ट्रेनर है, ऑयल जाली है, उसको साफ कर लिया था और अब इसी को फिट कर रहे हैं। तो इसके साथ में एक डॉल यहाँ पे फिट होता है और वो सिंगल डॉल यहाँ पे मैच होता है। डॉल मैच हो जाने के बाद इसमें 3 बोल्ट्स है, तीनों बोल्ट को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऑयल पंप के यहाँ पे 8 mm के पूरे बोल्ट को हमने टाइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका आप गियर भी चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ शिफ्ट किया है, ये फर्स्ट गियर गिर गया यहाँ पे, फर्स्ट गियर। और अब देखते हैं, ये है न्यूट्रल, घूमो, न्यूट्रल होने के बाद में वो साइड से न्यूट्रल, ये गिरा सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर। ठीक है, अभी फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और ये न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स, गियर बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुके हैं अब। तो चलिए चेक करने के बाद में अब गियर शिफ्टर को लगा लेते हैं। गियर शिफ्टर को कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बस ये अंदर जाके फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये बैलेंसर गियर को लगाना है या सीजर गियर आप समझ सकते हैं। तो इसका जो थोड़ा सा ये शार्प वाला भाग है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो हमको टूल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, यहाँ पे करना है और इसके 3rd नंबर के स्लॉट पे हमको, ये पहला बाहर गया, दूसरा बाहर गया और 3rd नंबर के स्लॉट में हमको लगा देना है। सेम एज इट इज जैसे हमने वहां पे उस पे किया था, इसको भी वैसे ही करना है। ये पहला बाहर गया, सेकंड बाहर गया और ये 3rd नंबर पे हम लोगों को अंदर इंसर्ट कर देना, लगा देना अंदर की तरफ में। अब इसके 2 वॉशर से लगा के हम इसके अंदर में लगा लेते हैं। ये वॉशर है यहाँ पे और एक ये ऊपर की तरफ लगता है, तो ये दोनों वॉशर को लगा के भी रख सकते हैं या बाद में भी। अंदर वाले वॉशर को आप पहले लगा लीजिए और बाद में, क्योंकि सेट करना है हमको यहाँ पे इसके हिसाब से, तो बाद में भी आप ऊपर का वॉशर लगा सकते हैं। सही सेट हो चुका है, ये कुछ इजीली ऐसे ही सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, हमने ये बैलेंसर गियर को लगा दिया है और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये जो सीजर गियर लग जाने के बाद ये जो बैलेंसर गियर है, इसका जो है ये मार्क ये वाले पे मैच होना चाहिए। कई लोग यहाँ कंफ्यूज रहता है, इससे आप मार्क मैच मत कीजिए, आप यहाँ पे मार्क मैच कीजिए, ठीक है। और वो ये मार्क मैच हमने यहाँ भी कर लिया है
और यहाँ की क्लिप जो जो यहाँ पे होल्ड रखती है बेरिंग को, और बोल्ट को लगा के ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वो क्लिप जो बेरिंग के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में यहाँ पे बैठ जाता है। आप देख रहे हैं वहां पे एक स्लॉट है, एक ऐसा बना हुआ खांचा है, बेरिंग में बैठ जा रहा, और ये बोल्ट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे बैलेंसर गियर में जो स्टॉपर है वो लगा दिया है। यहाँ पे अपना सीजर गियर सेट हो चुका है। इसका मैंने अभी से टाइमिंग लगा के रख लिया। वैसे अगर ये हिल भी जाए तो बाद में भी आप टाइमिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसकी गाइड को पहले लगा लेते हैं। यहाँ पे किमचिन की जो गाइड है कंप्लीट, ये लगा लेते हैं। एक 5 नंबर के एलन की बोल्ट से इसको टाइट कर लेते हैं। ये यहाँ पे टाइट हो जाएगा। तो हमने 5 नंबर एलन की हेल्प से इसको बोल्ट को टाइट कर लिया है। अब जो टाइमिंग चेन है आप देख ही सकते हैं कि जो रेगुलर टाइमिंग चेन है वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा टाइमिंग चेन है। ये साइलेंट टाइप टाइमिंग चेन है, तो इसको अभी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स टाइमिंग चेन लगाने के बाद में एक रेक्टेंगुलर शेप का एक जो ये की है, ये इसके अंदर में लगा लेते हैं। ये यहाँ पे इजीली लग गया है। अब साथ में आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी गियर है, जीपीडी गियर। ये जीपीडी गियर में एक साइड में ये जो है मार्क दिया हुआ है, तो ये हमको ऊपर रखना है। तो यहाँ पे ये जीपीडी गियर लग चुका है। और हम क्या करेंगे, इसका ये जो मार्क है, आप अगर देख पाए तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मार्क है ये टॉप का मार्क है, और ये टॉप के मार्क से आपको मैच कर लेना है। या इसी टाइम पे जो कनेक्टिंग है बिल्कुल टॉप पे है, आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे है कनेक्टिंग। और इसकी जो मैचिंग है ये मार्क से लेके ये मार्क में कर लिया हमने। अब ये जो यहाँ पे जो मार्क रह गया था, इस मार्किंग को भी हम लोग चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रैंक की मार्किंग कर लेने के बाद में टॉप पे, अब यहाँ भी देखना है कि इसकी ये जो मार्क है, इसकी मार्किंग हमको सेकंड वाला ये जो मार्क है इससे मैच कर लेना है। ये देखिए एग्जैक्टली मैच हो चुका है। अब इसी पोजीशन पे क्लच हाउसिंग को लगा देना है। तो क्लच हाउसिंग में थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है फ्रेंड्स, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर क्लच हाउसिंग में थोड़ा सा ये भाग उभरा हुआ है। और जो छोटे क्लच प्लेट्स इसमें लग रहे हैं, जो BS4 वाले मॉडल में अपने को जो क्लच प्लेट थे वो छोटे क्लच प्लेट लगेंगे। तो चलिए ये मार्क यहाँ मैच हो गया है, ये भी मार्क मैच हो गया है। अब इसी टॉप पोजीशन पे क्लच हाउसिंग को मैच कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल इजी पूरी मार्किंग में मैच हो गया और इसकी टाइमिंग लग चुकी है। तो फ्रेंड्स क्लच हाउसिंग लग जाने के बाद में ये एक वॉशर है, इसके अंदर में दाते टाइप का टीथ टाइप का बना है, वो लगा देना है यहाँ पे। इजिली यहाँ पे चला गया। अब फ्रेंड्स बारी आती है क्लच प्लेट की। क्लच प्लेट अगर लॉन्ग लाइफ आपको चलाना है तो आप ध्यान में रखिए, क्लच प्लेट में छोटी सी एक जो है ना ट्रिक रहती है। आप यहाँ पे देखिए, बाकी क्लच प्लेट में एक ये जो क्लच प्लेट देख रहे हैं इसके अंदर ऐसा डॉट 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 काले कलर का बना हुआ है। आप यहाँ पे फोकस करिए तो ये देखिए काले काले कलर का ये बना हुआ है। ये एक अंदर के साइड में एक रखना है, और लास्ट के ऊपर वाले साइड में भी देखिए यहाँ पे एक डॉट 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 सा बना हुआ है, ये ऊपर के साइड में रखना है। मतलब एक डॉट डॉट ये जो बने वाला है, एक सबसे नीचे और एक ये सबसे ऊपर, और बीच में है ये किसी भी क्लच प्लेट पे आप देखेंगे कोई भी प्रकार के डॉट मार्क्स नहीं है। तो एक ऐसे डॉट मार्क्स वाला नीचे और एक डॉट मार्क वाला ऊपर रखेंगे तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगी, और पिकअप भी अच्छा रहेगा और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहेगी इसकी। ये देख रहे हैं, ये जो मैंने अंदर भी एक बताया था जो डॉट 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 वाले थे, और लास्ट में भी एक डॉट 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 वाला ब्लैक कलर के डॉट्स आते हैं इसमें। इसको पूरा असेंबल कर लिया हमने, और लास्ट में ये जो है क्लच का जो सेंटर है इसको असेंबल, ये जो आप जीरो मार्क देख रहे हैं, ये जीरो मार्क उसके साथ ये एरो वाले मार्क को मैच कर देना है। ये जीरो और ये एरो को मैच कर दीजिए, सही टाइमिंग लग जाती है बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ क्लच असेंबली तैयार हो गई है। ये कुछ इजीली ऐसी अंदर की तरफ बैठ गया। बाकी पूरे क्लच प्लेट्स अंदर जाएंगे, और एक जो एंडिंग वाला क्लच प्लेट है जो फ्रिक्शन प्लेट, वो स्लॉट में लास्ट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये क्लच हाउसिंग लग जाने के बाद में यहाँ एक वॉशर लगेगा, और वॉशर के साथ में यहाँ एक कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्लच हाउसिंग का जो नट रहता है उसके अंदर में एक हल्की सी लाइनिंग बनी रहती है, आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइनिंग बनी हुई। तो ये कभी भी जो क्लॉकवाइज जो रहता है ये टाइट नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही टाइट होगा। ये जिस नट के ऊपर ये लाइनिंग बनी होती है वो उल्टे थ्रेड का नट रहता है। तो इसको चलिए लगा लेते हैं हम। नट अच्छी तरह से टाइट हो जाने के बाद में 4 स्प्रिंग्स है फ्रेंड, चारों स्प्रिंग को प्रॉपर लगा ले। लग जाने के बाद में ऊपर की जो प्लेट है, प्लेट को अच्छी तरह से रख लेना है। याद रखिए स्प्रिंग इसकी सीट के ऊपर रहनी चाहिए, अंदर नहीं होके ये सीट के ऊपर। कई बार इसके अंदर या ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाती है तो एक क्लच में थरथराहट रहती है, तो इसको भी
चेक करें बरोबर और स्प्रिंग की पोजीशन को बरोबर रखिए। फ्रेंड्स ये चारों बोल्ट को कांस्टेंट क्रॉस में धीरे 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 करके अंदर की तरफ लेके जाए और फिर बाद में एंड में छोड़ देना है और इसको ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, जहां पे रुक जाए वहीं पे छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स अभी ये पूरा लग जाने के बाद में अब रह गया है इसकी बारी। एंडिंग में अब इसके पंप को लगा देना है, जो कि क्रैंक में ऑयल के सप्लाई के लिए भी काम में आता है और बैलेंस करने का भी काम करता है ये। और इसके अंदर में वॉशर है, साथ में एक नट है। इसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि ये नट के ऊपर में कोई भी मार्क नहीं है, लाइनिंग नहीं है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड का है, क्रैंक साइड का है। तो चलिए इसको भी टाइट कर लेते हैं। पूरी तरह से टाइट हो जाने के बाद में अब इसकी पैकिंग को हमने चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे न्यू पैकिंग बिठा लिया है और इसको यहां फिट करके स्क्रू लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इसके तीनों स्क्रू अच्छे से टॉर्क कर लिया है। अब इसका काम जो रह गया था, बैलेंसर के पास में हमने जो ये पाना लगाया था, जो स्पैनर है, इसको निकाल देते हैं। और वॉशर पहले से लगा हुआ है। इसके जो टॉप कोर जो इसको पैक करके रखता है, इसमें 2 डॉवल्स लगते हैं। इस 2 डॉवल्स को नीचे की तरफ में हमने ये कर लिया है, फिट कर लिया है। और साथ में इसके 3 बोल्ट्स है, इसको भी हम लोग टाइट करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लच साइड के पोर्शन की शुरुआत करने से पहले मैंने बताया था कि इस BS6 जो इंजन के अंदर में पल्सर 150 के अंदर पैकिंग में एक जगह पे चेंजेस है। तो आपको अगर पता होगा तो आप अभी कमेंट करके बताइए कि पैकिंग में कहाँ चेंजेस है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको पता है तो अभी कमेंट करके बताइए कि कहाँ चेंजेस है। तो चलिए ये जो बेरिंग है, बेरिंग को लगा लेते हैं। और उसके बाद में ये जो क्लच साइड है, यहाँ पे कई बार हो जाता है, पोर्शन में गलती हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये जो क्लच साइड में कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। ये जो रबर है, रबर को एक्चुअली बस रख के यहाँ पे, सॉरी, ये जो रबर है उसको बस यहाँ पे ऐसे गाले में रख देना है, ये यहाँ पे मैच हो जाता है। ये होल को क्लियर रखना है, ये होल क्लियर रखना है। और ये जो स्प्रिंग, ये लोडेड वाला भाग है, आप इसको देखिए, यहाँ एक बुश है, यहाँ लोहे की एक ऐसा स्टे है जो पकड़ के रखती है बुश को, और एक स्प्रिंग है जैसे पहले गाड़ी में थी, सेम एज इट इज वैसी है। तो चलिए मैं इसको लगाने में आपका टाइम पास नहीं करूंगा, मैं क्लच कवर को लगा लेता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ तो बताना आपको भूल ही गया कि यहाँ की क्लच कवर की भी पैकिंग में कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए इसको लगाते हैं, फिर आगे के पोर्शन में मिलता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हमने जो क्लच बॉक्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। क्लच बॉक्स पूरी तरह से कंप्लीट कर लेने के बाद में हमको लेफ्ट हैंड साइड जो है मैग्नेट को कंप्लीट करना है। मैग्नेट में जो स्टार्टर मोटर है वो पहले से हमने यहाँ पे फिट कर लिया था। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में अभी जो लगा हुआ स्टार्टर है वो अब हम लोग फिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ये गियर का जो सेंटर है, जो क्लच और मैग्नेट के बीच में, जो फ्लाईव्हील के बीच का जो सेंटर रोटर है, ये फिट कर लेते हैं। तो हम लोग सेंटर ड्राइव को पहले इस तरह से फिट करेंगे कि बड़ा वाला पोर्शन अंदर जाएगा और जो बड़ा वाला खांचा है, ये बड़ा वाला खांचा कुछ इस तरह रहेगा। व्हील का ये जो पिन है, ये पिन को अंदर की तरफ प्रेस कर देना है। मतलब ये जो ऊपर वाला ड्राइव है वो क्लच के, ये जो सेल्फ है उसके लिए ड्राइव हो गया, और जो छोटा वाला ड्राइव है ये जो फ्लाईव्हील है उसके लिए ड्राइव हो गया। तो फ्रेंड्स सेंटर ड्राइव हो जाने के बाद में अब जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में क्या चेंजेस मैं आपको बता दूं। जो अपने जो कॉमन रोलर्स थे वो हटा दिए गए हैं, और जो इसके अंदर में जो NS टाइप आपने देखा होगा, NS या RS टाइप का जो 1 वे क्लच है वो इसके अंदर फिटेड है। तो फ्रेंड्स फ्लाईव्हील के अंदर आप देख सकते हैं जो पहले की जो अपनी जो ट्रेडिशनल फ्लाईव्हील्स थे उसके अंदर में क्या होता था, ये खांचे नहीं आते थे। आप देखे होंगे जो पहले की जो फ्लाईव्हील थी, मैग्नेट जो थी, उसके अंदर ये खांचे नहीं आते थे, क्योंकि ये खांचे जो है ये जिस भी गाड़ी में दिखे इसका मतलब ये BS6 से बिलोंग करता है। क्योंकि ये जो टिप्स रहते हैं ये एक्चुअली किक बैक नहीं होना चाहिए या सेल्फ इजीली स्टार्ट हो जाना चाहिए, गाड़ी बैक नहीं होना चाहिए, और टाइम टू टाइम इसका पल्स जो है ECM तक पहुंचे, इसके लिए जो है ना ये टिप्स दिए रहते हैं। तो ये बेनिफिशियल है अपने जो BS6 गाड़ियों के लिए और FI गाड़ियों के लिए। तो चलिए इसको अभी लगा के ले लेते हैं। ये यहाँ इजिली फिट हो गया फ्रेंड्स। बस इसको यहाँ पे जो हाफ मून की है, जो चाबी है, उसके साथ इसको मैचिंग करना है। ये बिल्कुल इजी सेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेट हो गया, एक साइड घूम रहा है और एक साइड यहाँ पे ये व्हील भी घूम रही है। फ्रेंड्स ये फ्लाईव्हील के पीछे की जो व्हील है उसको सेट करने के लिए जो स्टॉपर प्लेट है इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। ये पोर्शन है आप देख रहे हैं, इसी तरह से जाएगा यहाँ पे, और एक 8 नंबर का 8 mm बोल्ट को यहाँ पे फिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी ये CKP सेंसर या पिकअप कॉइल को अभी पोजीशन करना है हमको फ्लाईव्हील के बाजू में।
तो पहले की जो गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा जो पिकअप कॉइल जो है वो कॉइल के साथ में अटैच रहता था, पर अब ये BS6 गाड़ियों में एक्चुअली इसका आप देखेंगे तो ये पूरा अलग एक केबल है और पिकअप कॉइल को प्लेस करने के लिए इसकी एक पोजीशन है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये CKP कॉइल पिकअप कॉइल को हमने रख लिया है यहाँ पे, और ये जो वायर है ये न्यूट्रल की पोजीशन करता है, तो इसको पीछे से ऐसा कुछ रख लेना है। और ये जो वायर है जो ब्राउन वाला, इसको पीछे से लाते हुए पहले यहाँ पे न्यूट्रल में हम लोगों को क्लिप कर लेने का है। तो अब जो रह गया ये वायर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा ढकल देना है, और ये जो पीछे का जो स्लॉट है इसके अंदर में न्यूट्रल के वायर को अच्छी तरह से फंसा लेना है, और यहाँ के जो 2 बोल्ट है उसको टाइट कर लेना है। फ्रेंड्स ये जो है आपका पिकअप कॉइल, इसको यहाँ पे प्लेस होगा ये आपका रबर, तो ये रबर को प्लेस करना है, पिकअप कॉइल अपने आप यहाँ लग जाएगी, और पीछे से जो ब्राउन वाला है जो इसका न्यूट्रल का वायर है ये साइड से आएगा और यहाँ पे न्यूट्रल में इजीली लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये CKP सेंसर कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पे जो है बोल्ट भी हमने 2 लगा दिए हैं। फ्रेंड्स ये जो बुश रह गया था, इस बुश को हम लोग सेंटर ड्राइव की जो पिन है उसके ऊपर में लगा देंगे। और ये रह गया अपना जो फ्लाईव्हील का बोल्ट, ये है 14 नंबर का फ्लाईव्हील का बोल्ट। इसको लगाने से पहले हल्का सा इसके ऊपर में सोल्यूशन ट्यूब या फिर जो थ्रेड बॉन्ड वगैरह रहता है, थ्रेड लॉकर, वो लगा सकते हैं आप। मैं हल्का सा इसमें सोल्यूशन ट्यूब लगा दे रहा हूँ और उसके बाद में इसको टॉर्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है मैग्नेट कवर की पैकिंग की। तो मैग्नेट कवर की पैकिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं BS6 के पैकिंग में चेंजेस है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ BS6 की जो पैकिंग है वो ये वाली है, और पहले की पुरानी जो पैकिंग थी वो इस प्रकार की थी। अगर आप इसे लगाने जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी डिफरेंसेस है। इसका यहाँ होल मैच नहीं हो रहा, और ये जो होल है जो ऑयल के लिए एक्चुअली जो सप्लाई करता है ये जो अपना फ्लाईव्हील में कॉइल्स में, ताकि कॉइल जल्दी खराब ना हो, गर्म ना हो, तो ये सप्लाई के जो जेट्स है यहाँ से, ये देख लीजिए यहाँ पे एक जेट अंदर दिया हुआ है, ये जेट में भी सप्लाई करता है ताकि आपका कॉइल आपका जल्दी फ्रिक्शन से खराब ना हो, गर्म ना हो। तो ये जो पुराने पैकिंग के अंदर में यहाँ की पैकिंग नहीं थी, और आप देखेंगे तो ये अनमैच है, तो आपको पुरानी जो पैकिंग है वो नहीं लगेगी। और जो लगने वाली पैकिंग है वो है आपकी BS6 की। तो अभी तक जो पैकिंग आपकी देखे थे आपने, सेंटर पैकिंग मैच हो गई, क्लच कवर की पैकिंग मैच हो गई, लेकिन जो मैग्नेट कवर की पैकिंग है वो मैच नहीं होगी, क्योंकि इसकी पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ ऑयल के सप्लाई में यहाँ पे एक पैकिंग लग रही, और साथ में इसके पैकिंग के होल मैच नहीं होंगे। तो चलिए इसकी पैकिंग लगा लेता हूं और आपको आगे बताता हूं कि और कौन से पैकिंग में डिफरेंस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स पैकिंग कुछ पूरी इस तरह से लग गई है, आप देख लीजिए पैकिंग को एक बार। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कॉइल प्लेट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है ना इसके कॉइल वाली, इसके अंदर में कंप्लीट कॉइल का एक असेंबली दिया हुआ है, लाइटिंग कॉइल और इसका। तो आप ये 12 कॉइल का है, ये देख लीजिए। अब मैं इसको फिट कर लेता हूं, इसको दिखाने की अब जरूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है ब्लॉक पिस्टन को फिट करने के लिए। तो यहाँ कोड आप देख लीजिए 36DH4259, और ये कॉस्ट है इसका 2881 रुपए, 2881 रुपीज। तो ये ब्लॉक पिस्टन की पूरी कंप्लीट असेंबली है। आइए देख लेते हैं अंदर में क्या क्या है, कैसे है। बिल्कुल पुराने टाइप की पैकिंग इसकी है, कोई पैकिंग में चेंजेस नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉक भी एज इट इज पहले ही जैसा है। चेंजेस कहाँ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के लिए इसका एक स्लॉट दिया हुआ है। ये ऑयल का पहले की जैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर में। और रह गया रिंग, तो यहाँ पे आप पिस्टन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पिस्टन कुछ इस तरह का, और आप देख ही सकते हैं कि ये कुछ पुरानी डिस्कवर टाइप का जो पिस्टन था उसी टाइप का, लेकिन इसका जो पिन है ये पिन एक्चुअली बड़ा है, मोटा है। बाकी इसकी जो पिस्टन रिंग की जो सेटिंग करनी है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स कंपनी जो आपको रिकमेंड करती है अपने मैनुअल, सर्विस मैनुअल में, वही मैं रिकमेंडेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। जो पहला जो रिंग है, जो सबसे पहला रिंग आता है वो एग्जॉस्ट, मतलब ये जो तीर का जो निशान दिया है वो साइलेंसर का भाग है, और ये इनलेट मतलब कार्बोरेटर का साइड है। तो पहला जो बड़ा वाला रिंग है जो ऊपर से पहला आता है वो आपको साइलेंसर की तरफ यहाँ रखना है, बिल्कुल बीचों बीच। जो दूसरा रिंग आता है वो बीचों बीच बिल्कुल यहाँ पे आपको रखना है, दूसरी हार्ड वाली रिंग, कॉम्प्रेशन रिंग। ऑयल रिंग आप एक जो है यहाँ रखेंगे, और ऑयल रिंग आप एक यहाँ पे रखेंगे। बच गया एम रिंग। एम रिंग आप यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, एम का रिंग इनलेट में आप यहाँ रख सकते हैं। मतलब अगर हम लोग रिंग बना रहे हैं तो पहली जो एम वाली रिंग है वो यहाँ आएगी,
जो कि एम रिंग यहाँ बता रहा हूं मैं। ऑयल रिंग जो है एग्जॉस्ट में बिल्कुल यहाँ पे साइड में आएगी एक, और एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी साइड में। फिर जो सेकंड वाली जो कॉम्प्रेशन रिंग है वो बीचों बीच में कार्बोरेटर के तरफ सेकंड वाली रिंग कॉम्प्रेशन आएगी, और जो फर्स्ट वाली कॉम्प्रेशन रिंग का जो ये मुंह है वो बिल्कुल बीचों बीच में फर्स्ट रिंग आएगा। तो चलिए अब रिंग की इस पोजीशन को हमने देख लिया, अब इसको लगा लेते हैं। अब बारी है ब्लॉक की पैकिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो दो डॉवल्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लग जाएगा। इस यहाँ पे जो ऑयल सप्लाई की जो होल है उसको क्लियर कर लिया है हमने। और अब जो पैकिंग की बात है, पैकिंग एग्जैक्टली आपकी पुरानी वाली ही जो पैकिंग आप यूज करते थे वही लगेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। तो ब्लॉक पैकिंग एज इट इज आपकी पुरानी वाली आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉक और पिस्टन को तो मैंने लगा लिया है, पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लॉक का जो सबसे नीचे का लोअर पोर्शन है वहां पे हल्का सा कट मार्क है। तो ये कट मार्क क्यों है, आइए मैं आपको यहाँ पे क्रैंक में दिखाता हूँ कि कट मार्क क्यों। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे पित्तल का एक नोजल टाइप का लगा है, जैसे ये इसको कहा जाता है ऑयल जेट स्प्रे। इसका काम है ऑयल को पूरी तरह से फ्लो कराना कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, और फोर्सफुली जो पूरे फोर्स से पिस्टन के ऊपर में फोर्स करना, ताकि ब्लॉक पिस्टन ज्यादा दिन सर्वाइव करे और कनेक्टिंग में अच्छी तरह से ऑयल की सप्लाई रहे और ब्लॉक पिस्टन में ऑयल की सप्लाई रहे। फ्रेंड्स इस केस में क्या हुआ, आप जानते हैं कि सैलेंट चेन के अंदर में एक प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे ही हम लोग ये पूरा फिट कर देते हैं तो चेन नीचे से निकल जाने का इश्यू हो जाता है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हमने क्लच बॉक्स वापस से खोल लिया है और चेन को चढ़ा लिया, और जब तक ये हेड फिट नहीं हो जाता हम क्लच कवर को नहीं लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग नीचे से देख भी पाएंगे कि टाइमिंग चेन लगा हुआ है, और यहाँ फ्री चेकअप भी हो जाएगा। तो चलो घुमाओ, देखते हैं, फ्री चेकअप करो, घुमाओ घुमाओ, फुल चेकअप करो। ठीक है, यहां से अभी हमको ये फाइनली पता चल गया कि पिस्टन बिल्कुल फ्री है, और साथ में जो मार्किंग है वो भी सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स ब्लॉक पिस्टन का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमको हेड को फिट करना है। और हेड में आपको मैं सबसे पहले यही बता दूं कि जो उसका पहले का जो वॉल था, जो पल्सर में हम लोग यूज़ करते थे, वो वॉल इसमें नहीं लगेंगे। इसमें BS6 के अलग वॉल आते हैं, और इसका कोड आप इजीली देख सकते हैं, इसमें DS लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है 191 जो है इसमें लिखा हुआ है। तो ये कोड वाइज जो है BS6 के वॉल है, पुराने वॉल इसके अंदर में मैच नहीं होगा। तो चलिए पहले इसका हेड वॉल फिट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे के पोर्शन में मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो हेड जो टाइमिंग कैसे लगाना है, वही चीज़ है कि इसमें कोई चेंजेस है, और साथ में इसका टैपेट क्लियरेंस कितना रखना है। फ्रेंड्स ये जो पल्सर की जो केमचेन गाइड है उसमें भी चेंजेस है फ्रेंड्स। ये आपका पुराना वाला गाइड नहीं लगेगा, कुछ इस प्रकार की गाइड है। हमारी गाइड अच्छी थी तो हमने इसको लगाया नहीं, पर आप देख लीजिए ये BS6 की गाइड भी अलग है थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स अब जो बारी है वो हेड पैकिंग की है। तो हेड पैकिंग के बारे में ये बता देता हूँ कि आपका जो पुरानी हेड पैकिंग है वो इजीली इसके ऊपर लग जाएगी, क्योंकि हेड पैकिंग में कोई चेंजेस नहीं है। आप पुरानी पैकिंग भी जो आप यूज करते थे वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी केमशाफ्ट लगा लेते हैं। पहले केमशाफ्ट को इजीली बस यहाँ पे रख देना है। अब जो है केम स्प्रोकेट लगा लेते हैं। इसके अंदर की बुश वैसी है, पुराने मॉडल की टाइप ही है। केमशाफ्ट में यहाँ मुझे तो कोई चेंजेस नहीं लगा। अगर आपको लगता होगा कि केमशाफ्ट और रॉकर में चेंजेस है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, पर मुझे केमशाफ्ट और रॉकर में कोई चेंजेस ज़्यादा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया है, और अब इसके अंदर की स्प्रोकेट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओरिजिनल जो इसकी कंपनी की जो टाइमिंग है एज इट इज जो है जैसे हम पहले लगाते थे वैसी है। टी को टॉप में रखना है, और साइड लाइन्स जो है बिल्कुल हेड पे मैचिंग होगी, टी टॉप लाइन। बाकी इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब इसका टॉप कवर लगा लेते हैं, और इसको जो इनलेट का जो है
अपना कार्बोरेटर वाला जो साइड है 0.08 का टैपेट क्लियरेंस हम बनाएंगे, और जो एग्जॉस्ट वाला जो साइलेंसर वाला साइड है उसका क्लियरेंस जो है टैपेट गैप 0.10 का का गैप रखेंगे। तो फ्रेंड्स टाइमिंग सेट हो जाने के बाद में ये जो स्प्रोकेट का बोल्ट है, ये 12 नंबर का बोल्ट है, उसके अंदर में या तो थ्रेड लॉकर लगा लीजिए या तो थोड़ा सा सोल्यूशन ट्यूब आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि इसका थ्रेड लूज ना हो। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने टैपेट को सेट कर लिया है अच्छी तरह से 0.8 और 0.10 10 mm के क्लियरेंस को ये करके। यहाँ पे प्लग हमने दोनों न्यू डाल दिया है, प्लग की कैप यहाँ पे जो प्लग की जो पाइप है वो लगा लिया है, केम चेन टेंशनर को हमने फिट कर लिया है, साथ में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल की पाइप है, जो इंजन ऑयल का सप्लाई पाइप है वो भी लगा लिया है। फ्रेंड्स ये जो रह गया है, आप यहाँ पे गैप देख रहे होंगे, ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का है। तो हम लोगों ने जो पुराने ब्लॉक में ये जो लगा हुआ है उसको निकाल के हम लोग इसमें यहाँ पे इसमें असेंबल कर लेंगे। क्लच कवर हमने खोला तो उसको वापस से फिट कर लिया है। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमने पूरी गाड़ी को पूरी तरह से रेडी कर लिया, पूरी इंजन को रेडी कर लिया है। अब इंजन के अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं है, अगर जो कुछ भी है तो अब उसको हम लोग छोटा मोटा जो भी रह गया होगा उसको हम फिट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब आपने अगर इतनी वीडियो देख ली है तो अब ये भी देखते जाइएगा कि इसकी स्ट्रोक इंजन के गाड़ी के जब चेचिस पे लग जाएगी तो इस गाड़ी का स्ट्रोक कैसा आता है तो वो भी सुनना ना भूलिएगा। तो चलिए अभी इसको पहले चेचिस पर चढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रोक को देखते हैं कि कैसी आई है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी स्ट्रोक जो है चेक कर लेते हैं कि कंपनी वाइज सेट हुई कि नहीं हुई है। तो आप सुन ही सकते हैं, यहाँ पे आवाज़ आप खुद चेक कर लीजिए साउंड को। तो फ्रेंड्स इंजन असेंबल करने के बाद में आपने साउंड सुन लिया, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।